राजा के दरबार में कुल कितने रत्न थे? 9, 6, 8, 7 करके ऑप्शन दिया गया है, तो उत्तर क्या है? कुल 9 रत्न थे। तो प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत वाक्य को महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सिस्टर के वास्ते रेखा चित्र से या फिर पाठ से लिया गया है। तभी अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा लड़ना चाहिए। ये हमें हरी दूब से, दूर्वा से जो है ये संदेश हमें मिलता है। इसीलिए पाठ का नाम ही हरी हरी दूब और लाचार क्रोध करके रखा गया है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की जो प्रश्न पत्रिका है उसे देखेंगे। मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के जो भी हिंदी पाठ्यक्रम है वो क्या है? यहाँ पर हिंदी गद्य की विधाय और व्याकरण है, मतलब आपको गद्य चयन बुक है और एक व्याकरण है। तो ऐसे में प्रश्न जो है इसे कैसे पूछ सकते हैं, तो इसे मतलब कैसे जो है प्रश्न पत्रिका जो है आपको रहेगी, तो इसे जो है आपको समझाने के लिए लास्ट ईयर की मतलब अप्रैल में की 2022 की जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर डलवाया है। तो चलिए कैसे प्रश्न पूछेंगे, कहाँ से कितने अंक के लिए कैसे प्रश्न जो है पूछेंगे, आपको कैसे उत्तर जो है उसके लिए लिखना पड़ेगा और कैसे परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ये सभी बातें जो है आज के सेशन में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम एग्जामिनेशन अप्रैल में 2022। तो ऐसे में यहाँ पर टाइम जो है आपको 2 hours 30 minutes रहती है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 है आपको। यहाँ पर जो NEP जो है मतलब यहाँ पर सिलेबस जो आपको चेंज हुआ है उसके अनुसार आपकी प्रश्न पत्रिका कैसे रहेगी, तो ये जो है आज हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए क्या है 60 अंक है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको पार्ट ए में क्या है, निम्नलिखित सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर क्या है मल्टीपल चॉइसेस जो है आपको रहते हैं। तो 10 प्रश्न है, मतलब यहाँ पर देखिए आप क्या है 1 अंक के 10 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछा जाएगा और उत्तर भी वहीं पर रहता है। तो ऐसे में सिर्फ सही उत्तर चुनकर आपको अपनी उत्तर पत्रिका में लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक दुराशा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लेखक को पूछा गया। तो एक दुराशा क्या है आपके गद्य चयन पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर उसके लेखक कौन है करके 4 ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। देखिए चंद्रगुप्त और बालमुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ला, मैथिली शरण गुप्त। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? बालमुकुंद गुप्त जी है। तो नेक्स्ट देखिए, राजा के दरबार में कुल कितने रत्न थे? राजा के दरबार में कुल कितने रत्न थे? 9, 6, 8, 7 करके ऑप्शन दिया गया है। तो उत्तर क्या है? कुल 9 रत्न थे। राजा के दरबार में कुल 9 रत्न थे। उजाल के मुसाहिब जो पाठ है उससे यहाँ पर ये प्रश्न जो है लिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, आधी रात ढलने पर राजा को कौन सताने लगा? कौन सताने लगा? प्रजा, नींद, ज्योतिषी, मंत्री। देखिए आधी रात होने पर राजा को जो नींद है वहां सताने लगा। नेक्स्ट देखिए, बालमुकुंद गुप्त को किस नाम से जाना जाता है? शिव शंभु शर्मा, शिवरुद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर शिव शंभु। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे यहाँ पर आंसर देते हैं। शिव शंभु दिया है और यहाँ पर शिव शंभु शर्मा। तो शिव शंभु कुछ लोग क्या करते हैं, शिव शंभु तो याद रख लेते हैं मगर पूरा नाम याद नहीं रखते। तो यहाँ पर आंसर क्या है? शिव शंभु शर्मा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच कर जो है उत्तर यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शीरिष का फूल कब खिलता है? कब खिलता है शीरिष का फूल? सायंकाल, सुबह, दोपहर धूप में या प्रातः काल में। देखिए दोपहर धूप में भी खिला खिला होने की जो यहाँ पर ताकत है वो सिर्फ शीरिष के फूल में है करके ही यहाँ पर लेखक पाठ के प्रारंभ में ही कह देते हैं ना। तो नेक्स्ट देखिए, शीरिष का फूल संस्कृत में बहुत डैश माना गया। क्या माना गया है? कठोर, कोमल, कठिनाई, सरल। क्या माना गया यहाँ पर? फूल तो बहुत ही कोमल जो है माना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हरी हरी दूब और लाचार क्रोध कुबेरनाथ राय का प्रस्तुत निबंध किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये जो प्रश्न पत्रिका जो है आज इसलिए डलवाया है ताकि आपको किस तरह पढ़ाई जो है करनी है। देखिए 1 अंक के लिए आपको कैसे भी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो ऐसे में हर एक पाठ का नाम और हर एक लेखक का नाम और उसके साथ साथ कभी कभार वो ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, जैसे उदाहरण के लिए पर हम देख सकते हैं, वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हरी हरी दूब और लाचार क्रोध आपका तीसरा पाठ है। तो किससे लिया गया है? रसाखेटक, रसवादन, रस निष्पत्ति, रस उत्पादन।
रस आखेटक से इसे लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सारी ऋतुओं में हरी भरी रहने वाली लंबी घास कौन सी है? देखिए, सारी ऋतुओं में हरी भरी रहने वाली लंबी घास कौन सी है? तेतर, बेहया, सदाबहार, झाड़ी। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? सदाबहार है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री मानी जाती है? देखिए, ये एक्चुअली आपके पाठ में नहीं है, मगर कवयित्री से संबंधित है, महादेवी वर्मा जी से संबंधित है। तो इसीलिए इसी प्रश्न से आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक बात जो है यहाँ पर जरूरी है। ये अंक के लिए कैसे भी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, इसीलिए कवि के बारे में भी जानना या फिर कवयित्री है यहाँ पर तो उनके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, महादेवी वर्मा जी जो है क्या रहस्यवाद के प्रमुख कवयित्री है, फिर हालावाद के, या छायावाद, या प्रयोगवाद? आपके कक्षाओं में महादेवी वर्मा जी के इंट्रोडक्शन मतलब उनका जो परिचय है देते समय कहते हैं कि क्या है, वो छायावाद काल के प्रमुख कवयित्री है। यहाँ तक कि छायावाद काल के 4 स्तंभों में से एक जो है वह मानी जाती है। तो ऐसे में छायावाद काल। नेक्स्ट देखिए, सिस्तर का वास्ते प्रस्तुत रेखा चित्र में किस देश के नागरिक का चित्रण है? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जर्मनी। तो अगर आपको पाठ अच्छे से पता है तो आसानी से आप उत्तर लिख सकते हैं। किस देश के? चीना के जो देश मतलब चीन देश के एक नागरिक का जो है पर वर्णन जो है किया गया है। चीनी फेरी वाला का वर्णन जो है पर किया गया है। तो इस तरह 10 प्रश्न पूछेंगे, एक एक सही उत्तर के लिए एक एक अंक। अगर जैसे मैंने कहा था कि पूरे पाठ के जो सारांश है उसे याद रखना है, और लेखक का नाम, और लेखक हो या फिर लेखिका हो क्या है, दोनों के बारे में प्रमुख विषय जो भी रहते हैं, बातें जानकारी जो भी रहती है, उन्हें भी अच्छे से याद में रखना है। तो ऐसे आप पढ़ाई करेंगे, मतलब रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पर आपको सब बातें जो है जानना है। ये कब संभव होगा? जब आप बहुत ही इंटरेस्ट देकर मतलब बहुत ही प्यार से जब आप पढ़ाई करेंगे और पूरे ध्यान देकर जब आप पढ़ाई करेंगे, तभी जो है ये सभी बातें आप याद में रख सकते हो। तो ऐसे क्या है, 10 अंक आप चाहे तो आसानी से प्राप्त यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड में, किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब 5-5 अंक के लिए है तो 2 लिखना है तो 10 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेकेंड में से 10 अंक, कैसे? 5-5 अंकों की 2 सप्रसंग व्याख्या जो है यहाँ पर आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाय। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर कैसे दिया है, कैसे पैटर्न में लिखना है वो दिया है, क्योंकि यही तो आपको नहीं देंगे एग्जाम में, है ना। तो इसीलिए आपको पैटर्न जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर पाठ के जो सार है उसे अच्छे से आप जान लेंगे और पात्रों का नाम अच्छे से याद में रखेंगे तो इसका जवाब जो है आप आसानी से दे सकते हैं। सिर्फ पैटर्न यहाँ पर याद रखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने ऐसे दिया है। तो पहले आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में क्या लिखना है? एक तो यहाँ पर क्या है, लेखिका या फिर लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। देखिए प्रसंग में एग्जाम्पल, अगर इसी का ही मैं जवाब बताऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाय करके, तो प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत वाक्य को महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सिस्टर के वास्ते रेखा चित्र से या फिर पाठ से लिया गया है। तो इतना लिखने पर आपको क्या है, 1 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्या। तो ये जो बात है किस पाठ से, ये तो पता चल गया, मगर किसने किससे कहा ये भी जरूरी है, किस संदर्भ में कहा ये भी जरूरी है। तो ये जो बात है क्या है, महादेवी वर्मा जी ने मतलब लेखिका ने चीनी फेरी वाला से कहा, कब कहा, ये एक्सप्लेनेशन आपको व्याख्या में लिखना है। किसने किससे कहा ये भी लिखना है, और कब कहा, क्यों कहा, इसका विश्लेषण जो है फिर व्याख्या में जो है यहाँ पर करनी है। जब एक दिन जो है महादेवी वर्मा जी क्या है अपने कॉलेज से वापस जाती है तो वहां पर वो देखते हैं कि उनके दरवाजे से कोई वापस लौट रहा। कौन? वो चीनी फेरी वाला है, कपड़े बेचने वाला है। वो महादेवी वर्मा जी को देखते हैं, कहता है कि कुछ लेगा मेम साहब। तभी वो कहते हैं कि मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनती। तभी वो कहता है कि हम कहाँ विदेशी है, मतलब उसे दुख होता है, जैसे उसे विदेशी कहते हैं तो क्या है उन्हें दुख होता है। तो ऐसे में हम फॉरेन कपड़े नहीं पहनते, हम कहाँ विदेशी है, हम तो यही बगल चीना से आए हैं कर। तो महादेवी वर्मा जी को ये पता चल जाती कि उसे चोट पहुंची है। तभी वो क्या है थोड़े और प्रेम से जो है उसे इनकार करने के लिए जाते, क्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई करके वह कहती है। तो यहाँ पर विशेषता में महादेवी वर्मा जी कैसे यहाँ पर क्या है लोगों की जो भावना है उसे जान लेती है।
तो उसे चोट पहुंची, तो ये जानकर वो अपनी बात को जो है पर बदल देती है। तो विशेषता आपको उस संदर्भ में, उस प्रसंग में क्या लगता है, आप उसे लिख सकते हैं। तो एक लाइन में तो मिनिमम विशेषता आपको लिखना ही है। तो इस तरह आपको उत्तर जो है देना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड वन, जानता हूं बे तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है, प्रसंग व्याख्या विशेषता करके। तो प्रसंग में यहाँ पर क्या है, आपको लिखना है कि लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित क्या है यहाँ पर, इंस्पेक्टर माता दिन जो पाठ है व्यंग्य लेख जो है उससे लिया गया है। फिर उसके बाद व्याख्या करनी है। ये जब इंस्पेक्टर माता दिन को चांद पर भेजा जाता है, तो चांद पर से जब एक यान आती है, तो उसके जो ड्राइवर रहता है उससे इस तरह बात जो है करता है। वो यहाँ पर कुछ बात जो है कहता है, तभी वो कहते हैं कि साहब थोड़ा इज्जत से बात कीजिए, हमारे यहाँ तो क्या है पुलिस ऐसे बात नहीं करते। तो ऐसे में वो कहता कि क्या है, हाँ बे मैं जानता हूँ तुम्हारी पुलिस कमजोर है, मुझे उनको ठीक करने के लिए तो मुझे भेजा जा रहा है, इस तरह से भी वहां कहता है। तो विशेषता, इंस्पेक्टर माता दीन का जो बर्ताव है किस तरह था, वो कैसे आम लोगों के साथ जो है किस तरह पर बुरा बर्ताव, यहीं पर हम देख सकते हैं कि इतनी बुरी तरह से वो बातें करता है, उससे हम देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया के घर। तो यहाँ पर प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत वाक्य को बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित एक दुराशा पाठ से लिया गया है। व्याख्या में आपको कहना है कि पाठ के प्रारंभ में ही जब शिव शंभू शर्मा जो है बासंती बूटी जो है पर नारंगी रस में छानकर जब वहां मिलाकर उसे पीकर क्या है सोने का प्रयास करता रहता है, उतने में उसे कई दूर से जो है यहाँ पर एक गीत की जो कड़ी है वह सुनाई देती है। चलो चलो आज के लिए होली कन्हैया के घर, ये गीत की एक कड़ी है। तो उसे सुनकर वो सोचता है कि क्या है, कहाँ से ये आवाज आ रही, कौन ये गीत जो है गा रहा है कर। तो इतना व्याख्या में लिखना। नेक्स्ट विशेषता में क्या है, गीत की कड़ी सुनकर शिव शंभू शर्मा उठकर जो है वहां जाता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर चलो चलो आज खेले होली कन्हैया के घर जो है एक गीत की कड़ी है, ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, गुरुजी आज तक सांप नहीं मारा, मुझसे भी यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रसंग में प्रस्तुत वाक्य को अमृतलाल वेगड़ जी की यात्रा वृत्तांत महाराजपुर से ग्वारीघाट से लिया गया, इतना लिखना है, 1 अंक मिल जाएगा। फिर व्याख्या में जब वो नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हुए यात्रा करते रहते हैं, तो एक जगह पर वह रुकते हैं, है ना। तो वहां पर रात में सांप आती है, तो सांप को यहाँ पर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, फिर बाद में घबरा जाते हैं। फिर उसे मारने की जब बात होती है, तभी क्या है, जो लेखक है उसके जो गुरु है उन्हें मारने के लिए कहते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि मैंने आज तक सांप को नहीं मारा है, मुझसे भी नहीं होगा कर। तो विशेषता में यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या है, लेखक यहाँ पर सांप को नहीं मारना चाहते, तो वो साफ इनकार जो है यहाँ पर करते हैं। उन्हें मतलब उन्हें उस जीव को मारने की जो यहाँ पर इच्छा है वहाँ नहीं है, मतलब वो प्राणी हिंसा जो है यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे विशेषता जो भी आपको लगे वहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थर्ड में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, 5-5 अंक के लिए ही एक प्रश्न रहते हैं, तो 4 प्रश्न लिखना है तो 20 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि एक दुराशा निबंध में व्यक्त विचारों को स्पष्ट कीजिए। एक दुराशा निबंध में कौन से विचारों को व्यक्त किया गया, मतलब लगभग कह ट्विस्ट करके आपको उसके जो सारांश है वही पूछा गया है, समरी ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इस निबंध का आरंभ बसंत ऋतु में शिव शंभू बूटी छानकर खटिया पर लेटे हैं और कल्पना लोक में विचरण करते हुए होली खेलने, गाने सुनने आदि की कल्पना करते हैं। वे राजा प्रजा के संबंधों की याद करते हुए, जहांगीर की न्यायप्रियता के बारे में सोचते हुए, वर्तमान अंग्रेज शासकों की न्याय विरोधी नीतियों को याद करते हुए, भारतीयों को शोषण और उन पर होने वाले अत्याचारों का खुलासा करते हैं। तत्कालीन वायसराय के 6 साल के शासन के बारे में सोचते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायसराय को भारत के लोगों की दुर्दशा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वही तो इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। देखिए क्या क्या विचार यहाँ पर प्रकट की गई है। पहले तो जो शिव शंभू शर्मा है वो क्या है, नारंगी रस में बासंती बूटी छानकर वहां लेटा हुआ है, तो ऐसे में उसे कहीं से एक कड़ी जो है सुनाई देती है। फिर उसमें वो सोचता है कि क्या है, चलो चलो आज के लिए होली कन्हैया के घर। क्या एक जमाना ऐसा भी था, मतलब वहां से शुरू होता है पाठ। एक जमाना ऐसा भी था कि क्या है, जहां पर सामान्य लोग राजा के घर जाकर राजा के साथ होली खेलते थे। क्या आज वो संभव है? आज वहां संभव नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिशों के शासनकाल का समय जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, पहले राजा ये भी कैसे थे, पर जहांगीर की न्यायप्रियता
और अकबर के बारे में सभी कहते हुए, उसे सोचते हुए, कृष्ण के बारे में सोचते हुए, वो भी राजा कैसे थे, मगर आज के राजा कैसे, आज के राजा तो 7 समुंदर पार है, मगर वायसराय है तो वायसराय 6 साल पहले 6 साल में कुछ नहीं किया, तो आज क्या करेगा, क्या उसे भारतवासियों की जो कष्ट है वो पता नहीं क्या, क्योंकि वही तो उसकी दुर्दशा के कारण है। तो इस तरह सभी विचारों को प्रकट जो है किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे हो, भरी सुरक्षा में सरकारी आवास में बैठा वायसराय देशी राजाओं और अफसरों से घिरा बैठा रहता है। उसे क्या पता जनता कितने कष्ट भोग रही है। अपने सैर सपाटों और आमोद प्रमोद में व्यस्त वायसराय भारत की गरीबी, जिंदगी, बीमारियों आदि से पूरी तरह अनभिज्ञ है। शिव शंभु सोचते हैं अंग्रेजी राज्य में आम भारतीय पशु का जीवन जीता है और पशु की तरह मर जाता है। शिव शंभु को वर्तमान के प्रति क्षोभ ही नहीं, भविष्य के प्रति गहरी निराशा है। वे अपना संदेश वायसराय तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए जो शिव शंभु शर्मा है, क्या है, अपनी जो बात है वो वायसराय तक पहुंचाना चाहते, मगर वो कैसे संभव हो सकता है भला, क्योंकि क्या है, यहाँ पर आम लोगों को, आम प्रजाओं को कोई मोल ही नहीं है। वो लोग पशु की तरह जीते हैं और पशु की तरह ही वहां मर जाते हैं। और जो वायसराय है वो सैर सपाटों में और आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता है। तो इस तरह यहाँ पर शिव शंभु शर्मा वायसराय के प्रति या फिर जो भी यहाँ पर अंग्रेजी शासक है उनके प्रति जो है, मतलब वो किस तरह यहाँ पर काम करते हैं, कैसे क्या है वो भारतवासियों की दुर्दशा के कारण है, तो उसे जो है यहाँ पर बताते हुए क्या है, शिव शंभु शर्मा वर्तमान के प्रति क्षोभ जताते हैं और भविष्य के प्रति एक गहरी निराशा भी जो है वहां दर्शाते हैं। तो इतने सभी विचार जो है इस निबंध में प्रकट हुए हैं, फिर इस निबंध में छिपे हुए, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हरी हरी दूब और लाचार क्रोध निबंध की मूल भावना पर विचार कीजिए। तो हरी हरी दूब और लाचार जो निबंध है उसकी मूल भावना क्या है, तो देखिए लाचार क्रोध से लेखक का तात्पर्य सात्विक क्रोध से है। उनका कहना है कि सात्विक क्रोध लाचारी से भी उपजता है। लेखक का कहना है कि हमारे देश में लोकतंत्र पूरा असफल नहीं है, पर कुछ ऐसे अस्पष्ट उलझे और रंग बिरंगे मुखौटे पहने हैं कि सच्चाई हमारे विश्वास को प्रेरणा नहीं दे पा रही है। यह हमारी आत्मा और हमारे जीवन को ऐसा दृढ़ मूल नहीं बना पा रही है और सारी तस्वीर मतलब लोकतंत्र प्रेरणाहीन, मामूली, लाचार, किसी तरह जीती हुई अब तक के हालात में जान पड़ती है। पर लोकतंत्र के प्रति औसत बुद्धिजीवी प्रतिबद्ध है अवश्य, पर जहां कहीं लोकतंत्र आहत होता है वहां हमारा मर्म पीड़ित होता है। हम क्रोध हो जाते हैं और क्रोध को, लाचारी को सच समझकर फिर उसे पी जाते हैं और फिर अपनी ही आत्मसमक्षण करते हैं। देखिए हरी हरी दूब और लाचार क्रोध में एक दूब का पर उदाहरण देते हुए कैसे यहाँ पर जो एक भावना जो है वहां प्रकट करते, क्या भावना है यहाँ पर उसी का विश्लेषण है। मतलब हमारे लोकतंत्र की बात जो है यहाँ पर होती है, कैसे लोकतंत्र जो है वहाँ क्या है, अस्पष्ट है, उलझे हुए है और उसके साथ साथ वो प्रेरणाहीन है, मामूली है, लाचार जो है पर लोग है रहते हैं। मतलब लोकतंत्र समक्ष मतलब वो समर्थ नहीं है, वो लोगों की जिंदगी को और क्या है अपने ही देश को जो है उसे संभालने में वह असमर्थ है। तो ऐसे में कुछ बुद्धिजीवी प्रतिबद्ध भी रहते हैं और कुछ क्या है यहाँ पर वो क्रोध भी उनमें आता है। लोकतंत्र में कुछ भी यहाँ पर गलती होती है तो उन्हें क्रोध भी आती है, मगर वो क्या है अपने लाचारी के कारण अपने क्रोध को पी जाते हैं। तो आगे देखिए यहाँ हमारे अंतर विरोधी धीरोद्धत नायक की व्यथा है। यह लाचार क्रोध यहाँ हमारे धीरोद्धत नायक की व्यथा कभी कभी व्यंग्य वक्रघात का रूप लेती है तो कभी कभी सहज रोमान का रूप धारण कर लेती है और हम इस लाचार क्रोध को किसी भाव रस में डुबोकर इसे भूल जाना चाहते हैं। लाचार क्रोध में लोग या बुद्धिजीवी सुधार या विरोध तो करना चाहते हैं पर लाचारी के चलते वह कुछ कर नहीं पाते। इस लेख में ऐसे लोगों को लेखक संदेश देते हैं कि हमें लाचार क्रोध के स्थान पर हरी धूप की तरह निरंतर विपरीत स्थितियों में संघर्ष करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लाचार होकर चुप हो जाते हैं। लोकतंत्र में कोई भी यहाँ पर गलती हो या फिर किसी भी तरह के अत्याचार, अन्याय या फिर अव्यवस्था हो तो हम उसे सह लेते हैं। क्रोध तो जरूर आता है मगर प्रश्न या फिर आवाज जो है हम नहीं उठा पाते, क्यों? अपने लाचारी के कारण। तो हरी धूप का मतलब लेखक ये सभी बातें कहते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या है यहाँ पर हम लाचार क्रोध के स्थान पर हरी धूप की तरह निरंतर विपरीत स्थितियों में भी संघर्ष में प्रयास करना जो है छोड़ना नहीं है, मतलब संघर्षरत होना है।
लड़ते रहना चाहिए। सभी अव्यवस्था, सभी अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा लड़ना चाहिए। ये हमें हरी दूब से, दूर्वा से जो है ये संदेश हमें मिलता है। इसीलिए पाठ का नाम ही हरी हरी दूब और लाचार क्रोध करके रखा गया है, क्योंकि किस तरह हरी दूब जो है हमेशा हर मौसम में जो है कितनी भी कठिनाइयां आए, मतलब कोई उसे कुचले या फिर क्या है गर्मी में भले ही वह सूख जाए फिर से वह क्या है उगाती है ना। ऐसे ही वह अपने निरंतर जो है पर संघर्ष जो है करते रहते हैं ना, वैसे ही हमें भी करना है। तो इस तरह एक संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, शिरीष के फूल निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या है शिरीष के फूल में सारांश? शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है, जिसमें उन्होंने शिरीष के फूल के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार शिरीष के फूल भारी दोपहर और चिलचिलाती धूप में खिलता है, उसी प्रकार लोग संसार में अपने स्थान बना पाते हैं, जो विपरीत स्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपनी जिजीविषा के बल पर टिके रहते हैं। अवगढ़ और अवधूत किस्म के ऐसे ही लोग संसार को बदल सकते हैं जैसे गांधी जी थे। वे अपने ऊर्जा जनता और संस्कृति से ग्रहण करते थे, जैसे शिरीष नमी अपनी जड़ों की मिट्टी से ग्रहण करता है। गांधी जी की तरह ही हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए। देखिए, इस पाठ में या फिर इस निबंध में लेखक क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर शिरीष के जो फूल है किस तरह धूप में भी क्या है पर भरी दोपहर में भी या फिर चिलचिलाती धूप में भी खिला रहता है। मतलब जितने भी कष्ट हो वो क्या है उसमें अजम्य जिजीविषा रहती है। क्या रहती है? जिजीविषा। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। जिजीविषा का अर्थ पर क्या है? जीने की इच्छा। में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें क्या है जब जीने की इच्छा हमें रहेगी तभी हम सभी मुश्किलों से लड़ सकते हैं, सभी हालातों से हम उनका सामना जो है कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे एक व्यक्ति कौन थे पर महात्मा गांधी जी की जो उदाहरण है वहां देते हैं। तो ऐसे में क्या है किस तरह शिरीष के फूल जो है अपने जड़ की अपनी मिट्टी से जो है यहाँ पर क्या है नमी को प्राप्त कर कर वहां खिला खिला रहता है। तो वैसे ही क्या है हमें भी जीवन में संघर्ष करना चाहिए। तो गांधी जी ने भी ऐसे ही जिया था। तो कितनी भी मुश्किलें आए वो उनसे क्या है हार मानकर पीछे नहीं हटे, बल्कि वो आगे बढ़ते रहे। तो इस तरह जो है इस पाठ में यहाँ पर एक संदेश जो है छुपा हुआ, इसके जो सारांश है वो यहाँ पर लिखना है। तो फिर उसके बाद चौथा प्रश्न जो है, सिस्टर का वास्तव रेखा चित्र के आधार पर चीनी बाई का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको चीनी फेरी वाला का जो चित्रण है, चरित्र चित्रण है वो करना है। तो सिस्टर के वास्तव रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने उनके संपर्क में आने वाले हमारे पड़ोसी देश चीन के एक नागरिक का चित्रण किया है, जो एक कपड़े बेचने का काम करता था। एक दिन कपड़े बेचने के लिए ही वहां महादेवी वर्मा जी के घर आया था और वही पहली बार उसका परिचय लेखिका से हुआ। जब पहली बार लेखिका उसे भाई कहती है, तब से ही वह लेखिका को सिस्टर कहने लगा। वहां बार बार लेखिका के घर आकर कहता कि सिस्टर के वास्ते लाया है। ऐसे ही हैंकी और कपड़े बेचता है। व्यवहार से भी बढ़कर एक भाई बहन का रिश्ता उनमें बन गया था, क्योंकि शायद ही चीनी फेरीवाला लेखिका में अपने खोई हुई बहन को देख पाता था और चीनी फेरीवाला कितने प्रेम से सिस्टर कहता, महादेवी वर्मा जी उसे ठुकरा नहीं पाती थी। तो यहाँ पर क्या है किस तरह पहले मुलाकात जो है उनसे होती है कि वो कपड़े बेचने के लिए आता है। फिर महादेवी वर्मा जी जब पहली बार कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, वही पहली बार वो कहती है। तो जब से उसने भाई कहा तो वह भी उन्हें बहन कहने लगा, मतलब सिस्टर सिस्टर करके कहने लगा। और बार बार उनके घर के पास आता था। हर 10-15 दिनों में एक बार आकर सिस्टर के वास्ते हैंकी लाया है, सिस्टर के वास्ते कपड़ा लाया है। तो एक व्यवहार से भी बढ़कर क्या है उनमें एक भाई बहन की जो रिश्ता है वह बन गया था। तो ऐसे में चीनी फेरी वाला की कहानी भी बड़ी करुणाजनक है। उसने जन्म लेते हैं अपने माँ को खो दिया, फिर 5 साल की उम्र में अपने पिता को। उनकी एक मात्र बहन सहारा उसकी बड़ी बहन थी, जो उससे 7 साल बड़ी थी। मगर विमाता के कारण कुछ समय बाद वह अपनी बहन को भी खो देता है। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत कष्ट देती थी। कभी कभी बच्चों को भूखा रखकर सजा भी दी जाती थी। बहन लापता होने पर उसने अपनी बहन को खोजने के लिए चीनी फेरी वाला जब घर से बाहर भटकने लगता है, तब पहले वह एक गिरकटों के समूह में फंस जाता है। फिर वह कुछ दिन के लिए उसे तकलीफ सहनी पड़ी। कुछ दिन बाद वह एक कपड़े के व्यापारी से उसके पिता के परिचित व्यक्ति से मिलता है, तो उसको फिर उसके साथ वहां रहकर कपड़े के व्यापार के बारे में सीखता है। देखिए अभी कपड़े के व्यापारी वो कैसे बना, उसकी स्टोरी क्या है। यहाँ पर वो अपने माँ को जन्म लेते ही खो देता है, फिर वो पिता को भी खो देता है, फिर विमाता के कारण अपने एक
अपने खुद से 7 साल बड़ी बहन जो उसे अकेले प्यार करने वाली थी वो उसे भी खो देता है। फिर उसे खोजने के लिए वहां बाहर निकलता है। मतलब एक कष्टकर जिंदगी थी। पैदाइशी क्या है बहुत सारे कष्ट जो है उसने देखे थे। यहाँ तक कि विमाता भी क्या है उन्हें भूखा रखा करती थी। तो एक सहारा जो उसकी जो बहन थी 7 साल बड़ी बहन वो भी बाद में जब खो जाती है फिर बाहर अपने सिस्टर को ढूंढने के लिए वहां जाता है। फिर गिरह कटो के हाथ में पकड़ा जाता है। वहां पर भी कष्ट सहने पड़ते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता के जो परिचित व्यक्ति है कपड़े बेचने वाले जो व्यापारी उससे मिलता है। तो उसे पहचान लेते फिर अपने पास ही रखकर अपने दुकान में ही रखकर उसे कपड़े बेचने का जो काम है वहाँ सिखाते हैं। उसमें देश भक्ति भी है। क्या है चीनी फेरी वाला में ये देशभक्ति भाव भी है क्योंकि वो अंत में क्या करता है पर अपने देश के लिए लड़ने के लिए देश के तरफ से लड़ने के लिए वहां चला जाता है। तो देशभक्ति भी है और निस्वार्थ भाव भी उसमें देख सकते हैं और एक क्या है स्नेह भाव। और उसके साथ साथ लास्ट में उसके मन में एक ही रहता है कि वो ईमानदार बने। इस तरह जो है सभी भाव जो है हम उसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर उन्हीं के काम से वहाँ कपड़े बेचने के लिए भारत आता है। अब उसके 2 इच्छाएं थी, एक ईमानदार बनना जो उसके हाथ में है और एक अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना। इस तरह चीनी फेरीवाला की जिंदगी आरंभ से ही दुख से जर्जरित है। इसलिए तो लेखिका कहती है कि करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। बचपन में ही माता पिता और बहन को खोने का दर्द असहनीय होता है जिसे चीनी फेरीवाला ने अपने बचपन में ही सहा है और बहन से बिछुड़ने का दर्द उसमें आज भी है। अब भी वह उसे ढूंढ कर वापस लाना चाहता है। चीनी फेरीवाला अनाथ था मगर उसमें देश प्रेम की कमी नहीं थी। तो इस तरह जो है उसके चरित्र के बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अंधेरा भगाने के लिए ज्योतिषाचार्यों ने अंतिम उपाय क्या बताया और क्यों। उजाले के मुसाहिब पाठ से जो है पर प्रश्न पूछा गया है। पंडित स्वामी के अवहेलन नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने पहले एक उपाय बताया कि राजा शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को मतलब राजा के 7 दिन को अखंड मौन रहने के लिए बताया। अभी राजा जो है क्या है यहाँ पर अंधेरे को भगाने की बहुत सारे जो कोशिश है वह करता है। फिर उसके बाद वो लगातार उसमें असफल हो रहता है। तभी वो ज्योतिषियों को ज्योतिषाचार्य मतलब पंडितों को बुलाता है। वो पूछता है तभी पहले तो वो उसके बात को क्या है अवहेलना नहीं कर सकते और उनको भी अच्छे से पता है कि हमेशा के लिए अंधेरे को नहीं भगा सकते है ना, रात दिन तो होता ही रहता है। तो ऐसे में पहले वो क्या करते हैं जो नंदी है उसे खरे सोने में अखंड नंदी को जो है क्या है बनाकर पंडितों को दान में देना है और राजा को जो है 7 दिन तक यहाँ पर क्या करना है मौन रहने के जो एक उपाय है वह बताते हैं। फिर और एक उपाय यह बताया कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले कुदवाने हैं और जब उन्हें उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब राजा को कोई उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा करके बताया, जो बिल्कुल असंभव है। यह उपाय सार्थक नहीं हो सकता था क्योंकि पानी के अंदर घोंसले कुदवाना असंभव है और कोई भी पक्षी पानी में अंडे नहीं दे सकते। देखिए राजा है अमीर है तो सोने की जो नंदी तो वो बनाकर दे देगा, उपवास या फिर मौन व्रत भी वह कर लेगा। अगर ये होने के बाद अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ तो फिर पंडितों को तो सजा मिलनी है ना। इसीलिए उन्होंने और एक उपाय जो है ऐसे सुझा दिया कि जो कभी भी पूरा ही ना हो पाए। मतलब क्या है यहाँ पर भीम तालाब में जो है 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले कुदवाने हैं और उसमें शकुन पक्षी आकर शकुन चिड़िया जो है आकर अलग अलग अंडे जो है वहां पर उन्हें देने हैं, तब जाकर इनका काम पूरा होगा। मतलब अंधेरे भगाने का जो काम है पूरा होगा, जो बिल्कुल भी असंभव है। ये उपाय जो है वहां सुझाते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर पहुंचकर क्या क्या करता है। क्या क्या करता है प्रस्तुत पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई ने वर्तमान पुलिस व्यवस्था पर कड़ा व्यंग्य किया है। सबसे पहले वर्तमान पुलिस व्यवस्था में किस तरह वह अपने कम वेतन की पूर्ति अपराधियों से करेंगे इस पर प्रकाश डाला गया है। पुलिस विभाग के अधिकारी लोग अपने निम्न स्तर के पुलिस या हवलदारों से अपने निजी काम भी करवाते हैं। अपराधियों को छोड़ निर्दोष पर दोष लगाकर उसे गिरफ्तार करना और उसे दोषी करार करने के लिए झूठी गवाही तैयार करना, इस पर भी लेखक ने कड़ा व्यंग्य किया है। यह वर्तमान पुलिस व्यवस्था में और एक दोष है। इसके साथ साथ एक FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना,
गवाहों को तोड़ना आदि ऐसे बहुत से दोषों को हम वर्तमान पुलिस व्यवस्था में देख सकते हैं और इन सब का वर्णन भी पाठ में किया गया है। देखिए क्या क्या काम जो है वह करता है, वहां पर जाकर पहले तो यहाँ पर वो क्या कम करता है, वेतन कम करवाता है, क्योंकि क्या है उनकी वेतन की पूर्ति करने के लिए वो दूसरे जो मार्ग है वह पकड़ेंगे। तो ऐसे में क्या है, निर्दोषों पर आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना, अगर वो निर्दोष है तो सबूत तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए क्या है झूठी गवाही जो है उसे तैयार करना, फिर एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा डालना, तो ऐसे आदि सभी काम जो है वहां करता है। तो कितनी दुर्व्यवस्था जो है यहाँ पर कर सकते, वो सभी काम जो है यहाँ करता है। तो माता दिन के उदाहरण देते हुए जो भी पुलिस व्यवस्था अभी फिलहाल कैसी है उस पर कड़ी व्यंग जो है यहाँ पर लेखक करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बलवान से भिड़ंत आत्मकथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि लोगों का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। ऐसे में गांधी जी के पास बहुत सारे शिकायतें आती थी। ऐसे में वहां अफ्रीका में भारतीयों की मदद करने के लिए प्रमाण जुटाने लगे। 2 गोरे अधिकारियों के खिलाफ वह प्रमाण जुटाकर उनके खिलाफ केस लड़ते हैं। कोर्ट से वह छूट जाते हैं, मगर गांधी जी फिर भी हार नहीं मानते। फिर उनको काम से निकाला जाता है। दोनों अधिकारी बर्खास्त होने के बाद एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ और उन्होंने हिंदुस्तानियों को धीरज बांधा और उनकी हिम्मत को भी बढ़ाई। तो ऐसे में जोहानिसबर्ग में यहाँ पर काम करते रहते एशियाई अधिकारियों का एक बड़ा सा जो वर्ग है वहाँ पर काम करता रहता है। तो ऐसे में गोरे अधिकारियों से उन पर अत्याचार, शोषण जो है होता था। तो 2 गोरे अधिकारियों के खिलाफ वह केस लड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उन्हें काम से निकाला जाता है। फिर देखिए आगे यहाँ पर हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हर महीने रिश्वत में जो जाते थे उनमें से बहुत कुछ बचत हुई। इस तरह गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों की मदद की। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर गांधी जी को बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। उन्हें बड़ी निराशा हुई और व्यवस्थापक के खिलाफ उनके लिए लड़ना भी पीड़ादायक था, क्योंकि उनका मानना था कि सब एक ही कुंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। ऐसे में व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो खुद के विरुद्ध झगड़ा करने के समान है। देखिए ऐसे अफ्रीका में जब वो वकालत कर रहे थे तो वो भारतवासियों के क्या है, मतलब एक जो भी ईमानदार लोग थे उन लोगों की जो मदद है वह करते हैं, मगर उन्हें व्यवस्थापक के खिलाफ लड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। लड़ते तो थे मगर फिर भी मुश्किल लगता था। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार सभी इंसान एक ही कुंजी में बने, मतलब हर कोई उसी परमात्मा के अंश है, मतलब उसी भगवान के सभी बच्चे हैं। तो ऐसे में क्या है, दूसरे से लड़ना मतलब अपने आप से ही लड़ना है। तो व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, जो भी व्यवस्था है, जो भी पद्धति है, मतलब बुराई के खिलाफ लड़ सकते हैं, मतलब बुरे व्यक्ति के खिलाफ लड़ना उन्हें क्या है, थोड़े से दुख करता है। ये बात सभी यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे से जो है व्याकरण भाग है, जो 20 अंक के लिए यहाँ पर आपको उससे प्रश्न पूछेंगे। आपको पता है यूनिट 4 जो है आप लोगों के लिए व्याकरण है। तो व्याकरण से आपको 20 अंक के लिए मतलब 10-10 अंक के 2 उत्तर जो है आपको लिखना है। 2 प्रश्नों को अटेंड कर कर उत्तर आपको लिखना है, तो 20 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, मतलब ऑप्शंस रहता है आपको। तो संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को उदाहरण समझाइए। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। पहले संज्ञा की जो डेफिनेशन है किसे कहते हैं करके पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने वो लिखा है, जैसे यहाँ पर शाम, आम, मिठास आदि। तो ये सभी क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, धर्म के, स्वभाव के जो नाम का बोध जो है कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रकारों के बारे में भी पूछा गया और वो भी 100 उदाहरण सहित, मतलब उदाहरण सहित। तो देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक करके। तो ऐसे में पहले व्यक्तिवाचक, हर एक जो प्रकार है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट डेफिनेशन लिख कर जो है आपको एक उदाहरण तो देनी पड़ेगी। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयप्रकाश, नारायण, श्री कृष्ण, ताजमहल।
तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ताजमहल कहते हैं, ताजमहल का ही यहाँ पर बोध जो है हमें होता है, या फिर जयप्रकाश कहते हैं जो जयप्रकाश, या फिर राम कहते हैं राम का ही यहाँ पर बोध जो है होता है, मतलब पर्टिकुलरली जो है उसका नाम हमें यहाँ पर पता चलता है। वही जातिवाचक, देखिए जातिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, लड़का, गाय, नारी, गांव आदि। वही हम चिरगांव कहेंगे तो सिर्फ क्या है, चिरगांव का ही बोध हमें होता है पर्टिकुलरली, मगर गांव कहने पर कोई भी गांव हो सकता है, मतलब समग्र जाति का बोध होता है। नदी कहने पर गंगा नदी कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही सिर्फ नदी कहेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समग्र नदी का बोध यहाँ पर होता है। तो मनुष्य कहने पर समग्र मनुष्य जाति का बोध यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घी, तेल, चांदी, पीतल, सोना, लोहा आदि। नेक्स्ट समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह के बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, दल, गुच्छ। तो ये सभी समूह का बोध जो है कराते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के भेदों के बारे में वह उदाहरण भी हमने देखा। तो नेक्स्ट इस तरह पूर्ण रूप से लिखने पर है आपको 10 अंक यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए लिंग की परिभाषा लिखकर लिंग बदलने के 5 नियम उदाहरण के साथ लिखिए। तो पहले लिंग की परिभाषा यहाँ पर पूछा गया है, तो लिखना है लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कि निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। देखिए लिंग शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, निशान है। निशान अर्थ मतलब यहाँ पर क्या है, जिससे वो पता चले कि वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का। तो ऐसे में हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है ना, जैसे आप सबको पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए हिंदी में कुल 2 ही भेद है लिंग के, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। अगर नर जाति की मतलब मेल जो यहाँ पर बोध जो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। उदाहरण नर, फल, भवन, छात्र, देश, शहर, बालक, पुत्र, भाई, पिता, मामा, देवर, भतीजा आदि। नेक्स्ट स्त्रीलिंग, मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, मतलब मादा जाति के बारे में जो भी बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण कावेरी, देवनागरी, नारी, माता, गाय, बालिका आदि जो है, अध्यापिका आदि जो है, ये सभी शब्द जो है हमें किसके, स्त्रीलिंग के बोध जो है वह मतलब मादा जाति की समग्र नारी जाति की बोध जो है हमें कराती है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट देखिए लिंग परिवर्तन। तो परिवर्तन के 5 नियम आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, शब्दांत आ को आ में बदलने से स्त्रीलिंग बनते। देखिए शब्दांत जो है, शब्द के अंत में जो आ रहती है तो उस आ को आ में मतलब ह्रस्व को दीर्घ में बदलने से यहाँ पर क्या होता है, जो पुल्लिंग है वह स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल छात्र, ये पुल्लिंग है, वही हम छात्रा बनाएंगे, मतलब आ की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं पर स्त्रीलिंग। देखिए आपको पता लगेगा पर छात्र में अंत में क्या कौन सा शब्द आता है, अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो क्या है, छात्र। वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तो छात्र में अंत में आ आता है, तो इसे आ में बदलने से, तो यहाँ पर ह्रस्व को दीर्घ में बदलने से क्या होता है, यहाँ पर अल्प प्राण को महाप्राण में बदलने से यहाँ पर क्या होता है, छात्रा। तो पूज्य पूज्या, वृद्ध वृद्धा, अनुज अनुजा, शिष्य शिष्या, सुत सुता। देखिए सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री, शिष्य शिष्या, अनुज अनुजा, भाई बहन, वृद्ध वृद्धा। तो इस तरह जो पुल्लिंग होते हैं वो आ में बदलने पर, आ को आ में बदलने पर स्त्रीलिंग हो सकते हैं। ये एक नियम याद रखिएगा। नेक्स्ट नियम है शब्दांत तो आ को ई में बदलने से स्त्रीलिंग बनते हैं। कोई भी पुल्लिंग शब्द जो रहता है उसमें आ जब रहती है शब्दांत, तो उस शब्दांत को ई में बदलने से पर क्या हो जाता है, कुछ शब्द जो है स्त्रीलिंग बनते, हर एक शब्द नहीं, कुछ शब्द, जैसे देव देवी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी, नर नारी, दास दासी आदि। नेक्स्ट तीसरा नियम देखिए, शब्दांत आ को ई में बदलने से स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे नाना नानी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, चाचा चाची। यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई की मात्रा हम देख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शब्दांत आ को इया में बदलने से स्त्रीलिंग बनते हैं। देखिए बूढ़ा, बूढ़ा में यहाँ पर शब्दांत आ आता है, वही बुढ़िया में मतलब इसे इया में बदला है
तो या में जो है पर बदलने पर बुढ़िया वो स्त्रीलिंग बन जाता है। नेक्स्ट डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया। नेक्स्ट देखिए पर शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलने से स्त्रीलिंग बनते हैं। तो ये 5वां नियम है। जैसे बालक बालिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका। तो इस तरह भी जो भी पुल्लिंग रहते हैं उन्हें स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ नियमों के आधार पर क्या है बदलते रहते हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग किस तरह बदलते, कुछ ही 5 नियम, बहुत सारे नियम है मगर आपको प्रश्न पत्रिका में ही 5 नियम पूछा है तो 5 नियम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, कारक किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को 100 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे गीता ने दूध पिया, कारक के कुल 8 भेद हैं। तो यहाँ पर कारक गीता ने दूध पिया में ये जो ने है वो क्या है कारक है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध जो है यहाँ पर क्रिया से सूचित होता है तो उसे क्या है पर गीता ये संज्ञा है तो इसे क्रिया दूध पिया से जो संबंध जो है जोड़ता है ने, तो इसीलिए क्या है कारक है। तो कारक के कुल 8 भेद है। देखिए पहला है कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने, तो काम करने वाले का बोध जो है वह करता। नेक्स्ट कर्म कारक को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण कारक से द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे। नेक्स्ट संप्रदान कारक को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया मतलब काम जो है किया जाए। नेक्स्ट अपादान कारक से मतलब अलग होना, जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट संबंध कारक का के की मतलब अन्य पदों से संबंध जो है जुड़े जिससे। नेक्स्ट अधिकरण कारक में पर मतलब क्रिया के आधार जो है स्पष्ट करे। नेक्स्ट संबोधन हे अरे अजी मतलब किसी को पुकारने के लिए बुलाने के लिए जो है इनका प्रयोग जो है किया जाता है। मतलब कुल 8 भेद है, एक एक करके देखते जाएंगे। पहला है पर कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक मतलब जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक है। मतलब काम करने वाले का बोध जिससे होता है उसे हम क्या कहते हैं कर्ता कारक कहते हैं। इसको विभक्ति चिन्ह क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है, इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। तो जैसे राम ने रावण को मारा, वाणी ने खाना बनाया। तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा ये पूर्ण रूप से भूतकाल है, वाणी ने खाना बनाया ये भी भूतकाल में ही इनका प्रयोग जो है होता है। मतलब किसने खाना बनाया, वाणी ने। कर्ता कौन यहाँ पर वाणी है। राम ने रावण को मारा, रावण को मारना एक क्रिया है तो उस क्रिया को उस काम को किसने किया, राम ने किया। उसका बोध कौन कराता है यहाँ पर ने। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति को है लेकिन कहीं कहीं पर कर्म कारक का चिन्ह लोप होता है। क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषता के प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तो तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा, अध्यापक ने बालक को समझाया, माँ बच्चों को सुला रही है। तो यहाँ पर को देखिए ये कर्म पर प्रभाव पड़ता है, जिसे क्या है कर्म का प्रभाव पता चलता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के। मतलब करण कारक मतलब यहाँ पर जिससे काम का बोध होता है तो से के द्वारा। देखिए यहाँ पर हम नेत्रों से देखते हैं, हम नेत्रों से देखते हैं, देखने का जो क्रिया जो है किससे होता है, नेत्रों से। नेक्स्ट राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को मारा ये एक क्रिया है पर किया काम हुआ है पर मारने का एक काम, मगर कैसे हुआ, किसके जरिए हुआ, बाण से हुआ। तो वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, पेड़ काटना एक क्रिया है तो यहाँ पर कर्म क्या है, यहाँ पर किससे किया, पेड़ से। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे भोजन के लिए सब्जी लाओ, मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए। तो यहाँ पर देखिए आप संप्रदान कारक में कि यहाँ पर क्या होता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है तो उसका बोध होता है। एग्जाम्पल भोजन के लिए सब्जी लाओ, के लिए किसके लिए भोजन बनाना है उसके लिए सब्जी लाना, मतलब एक काम का होना क्यों होना है इस पर जो है पर उसका बोझ जो कराता है। तो मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए, मोहन ने कपड़े दिए किसको दिए, गरीबों को, तो के लिए या फिर को।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अपदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए वह अपदान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, लजाना और तुलना करना आदि का पता चलता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं, जिसके चिन्ह है से। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध जो है कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। तो ऐसे में जहां पर हमने पहले देखा अपदान कारक, वहां पर बिछुड़ने का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे मतलब यहाँ पर क्या है, वहां पर पेड़ से पत्तों का अलग होने का भाव, दूर होने का भाव है। वह शाम से डरता है, वह डरता है, शाम से डरता मतलब वह दूर भागता है उससे, तो वही यहाँ पर जुड़ने का बोध होता है। देखिए तो संबंध कारक में संबंध जुड़ते हैं और अपदान कारक में दूर होने का बोध जो है पर होता है। तो यहाँ पर देखिए रीटा की बहन माया है, तो रीटा की बहन माया है, तो इसमें संबंध जो है पता चलता है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, तो कैसे यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, दशरथ के 4 बेटे थे, ये संबंध जो है हमें पता चलता है। मेरे लड़के का नाम राम है, तो इससे भी क्या है यहाँ पर मेरे लड़के का राम है, इससे हमें क्या पता चलता है, पिता और पुत्र के बीच के जो संबंध है वहां पता चलता है। नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे मेज पर पानी का गिलास रखा है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया के आधार का जो है बोध जो है इससे अधिकरण कारक से होता है। जैसे मेज पर पानी का गिलास रखा है, मेज पर क्या है यहाँ पर पानी का गिलास रखा है और बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं मगर कहाँ पर, कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी, रे आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। मतलब जिसे किसी को संबोधन करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो सभी संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो अरे। नेक्स्ट हे ईश्वर, हे ईश्वर इस संकट के समय में सबकी रक्षा करना। अजी इधर आना, तो संबोधन करने के लिए, किसी और व्यक्ति का संबोधन करने के लिए जो है कारक चिन्हों का जो प्रयोग है वहां होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, मतलब आपको 4 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 2 का ही उत्तर आपको लिखना है। तो ऑप्शन अच्छे से आपको मिलेंगे, तो पढ़ाई करने पर अच्छे से अंक भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। विशेषण की परिभाषा लिखकर भेदों को सउदाहरण समझाइए। तो यहाँ पर विशेषण के बारे में संज्ञा हुई, लिंग के बारे में पूछा, फिर क्या है कारक के बारे में, अभी विशेषण के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो विशेषण की परिभाषा पहले लिखना है आपको। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता मतलब गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि की बोध करने वाले या फिर बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों के बारे में, उनके बोधों यहाँ पर क्या है, उनके परिमाण के बारे में जो भी यहाँ पर बोध कराते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2, तो ऐसे सभी यहाँ पर हर तरीके से उसकी जो बात है वहाँ पर हमें पता चलती है, मतलब विशेषता जो है पता चलती है। तो विशेष क्या है, यहाँ पर जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं ना वो शब्द जो है पर विशेष कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, तो सुंदर अगर विशेषण है तो विशेष क्या है, यहाँ पर गीता है। तो इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। तो पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, पहले 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो पहले भी विशेषण आ सकता है। 1 मीटर, थोड़ा, ये सभी विशेषण है। नेक्स्ट बाद में, जैसे यहाँ रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है, तो खीरा कड़वा है तो ये बाद में आता है। देखिए कड़वा विशेषण है, यहाँ रास्ता लंबा है, ये भी विशेषण है। तो इस तरह नेक्स्ट देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो गुणवाचक विशेषण में देखिए जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है तो उन्हें गुणवाचक विशेषण मतलब गुण के बारे में यहाँ पर बोध होता है। जैसे भाव, अच्छा बुरा, भाव में अगर हम देखेंगे तो अच्छा बुरा, राम बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट देखिए आकार में भी गोला, नुकीला, फिर उसके बाद रंग में भी लाल, हरा, चमकीला, मुझे लाल रंग की सलवार कमीज पसंद है। तो ऐसे में नेक्स्ट दशा, पतला, मोटा, पिघला, भारी, तो समय में अगला, पिछला, सवेरा, संध्या,
तुम कल शाम को आ जाना। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, शाम को, संध्या। तो स्थान में भी भीतरी, बाहरी, पुराना, ताजा, और गुण में भी भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, झूठा, दिशा में भी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो ये सभी। तो नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण के फिर से दो उपभेद है, देखिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब परिमाण के बारे में, मात्रा के बारे में पर पता चलती है, वो भी निश्चित और अनिश्चित करके। तो निश्चित परिमाणवाचक मतलब क्या है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञात हो। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 लीटर दूध गर्म करो, 2 लीटर दूध गर्म करो, या फिर मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर निश्चित है, पर्टिकुलर, यहाँ पर हमें कितना है करके पता चल जाता है। वही अनिश्चित परिमाणवाचक में देखिए, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चितता का जो है बोध होता है, मतलब वहाँ पर कुछ भी पर्टिकुलर जो है क्या है हमें पता नहीं चलता है, अनिश्चितता रहती है। जैसे थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ, थोड़ी सी है, कितना लेकर आना है वह स्पष्ट नहीं है। और देखिए यहाँ पर कुछ आम दे दो, कुछ आम दे दो, कितना आम है यहाँ पर स्पष्ट नहीं, मतलब अनिश्चितता है। थोड़ा सा दूध गर्म करो, तो इसमें भी अनिश्चितता है। तो ऐसे में संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नाम में ही है संख्यावाचक, संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना। तो ऐसे में देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर से इसमें भी 2 भाग क्या है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या है, निश्चित रूप से संख्या का जो बोध है वहां पर होता है। और इसमें फिर से देखिए गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक करके फिर से उपभेद जो है हम देख सकते हैं। तो ऐसे में गुणवाचक, जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 25 रुपए दीजिए, पर 25 रुपए गिनती का बोध जो है होता है। 4 आम लाओ, तो गिनती का निश्चित रूप से बोध होता है। नेक्स्ट क्रमवाचक, जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो उसे क्रमवाचक कहते हैं। जैसे पहला लड़का यहाँ आया था, दूसरा लड़का वहां बैठा है। तो क्रम है यहाँ पर, ऑर्डर जो है, ऑर्डर वाइज जो हम देखते हैं, पहला लड़का यहाँ आया था, राम जी का जो दूसरा लड़का है देखो वहां पर बैठा है। तो इस तरह। नेक्स्ट देखिए आवृत्तिवाचक, जिन शब्दों के द्वारा केवल आवृत्ति का बोध हो उन्हें हम आवृत्तिवाचक क्या है यहाँ पर विशेषण जो है कहते हैं। जैसे मोहन तुमसे 4 काम करता है, गोपाल तुमसे 2 मोटा है, मतलब आवृत्ति के बारे में यहाँ पर पता चलता है। वहां तुमसे 2 मोटा है, मतलब डबल साइज जो है पर डबल है, ऐसे यहाँ पर बोध जो है होता है। नेक्स्ट समुदायवाचक, जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध हो उसे समुदायवाचक कहते हैं। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ, मतलब समूह का यहाँ पर बोध जो है होता है। नेक्स्ट देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब निश्चित रूप से संख्या का बोध नहीं होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं पता नहीं, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं पता नहीं, मतलब अनिश्चितता का जो बोध है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। मेन जो प्रकार था ना आपको वो है यहाँ पर 5वां। तो जब सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए है वे संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेष देखिए, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। तो आखिर में आपको संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण जो है आता है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के जरिए जो है यहाँ पर आपको विशेषता जो है बताया जाता है। तो इस तरह जो है विशेषण में कुल प्रमुख रूप से 5 भेद है, फिर उसमें भी उपभेद जो है इतने सभी हमने यहाँ पर देखे हैं। तो इस तरह देखिए आपको व्याकरण भाग से 4 प्रश्न पूछेंगे, तो ऐसे में 2 का उत्तर देना है। सही रूप से अगर आप दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे तो यह क्या है 20 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। और 40 अंक के लिए आपको क्या है यूनिट 1, 2, 3 से जो है पर जो गद्दी चयन बुक है उसमें से जो पार्ट है उनमें से प्रश्न जो है पूछेंगे। पहले 1-1 अंक के 10 प्रश्न पूछेंगे, मल्टीपल चॉइसेस रहता है। फिर नेक्स्ट जो है 5 अंक के 2 प्रश्न लिखना पड़ेगा, मतलब सप्रसंग व्याख्या रहती है। तो 20 अंक हुआ। फिर 20 अंक के लिए 5-5 अंक के 4 प्रश्नों का उत्तर जो है पर लिखना है, वहां पर भी ऑप्शन रहता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखा जाए तो बहुत ईजी है, ऑप्शन भी अच्छे से आपको दिया गया है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करनी है। देखिए अभी डिग्री लेवल पर आकर आपको रट्टा नहीं मारना है, पूरा ध्यान देकर पाठ को अच्छे से सुनना है, समझना है, याद में रखना है,
पात्रों को, लेखक के नाम को, पाठ के नाम को अच्छे से याद में रखना है। फिर क्या है, आप ही जो है यहाँ पर सोच कर उत्तर जो है लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ाई तैयारी जो है आपको करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछेंगे, नहीं, आपको हर तरीके से विश्लेषण करके एक पाठ को जो है यहाँ पर याद रखना है। कैसे भी फिर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे, आप उसको उत्तर जो है देने में यहाँ पर सक्षम हो जाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता को जो है यहाँ पर आगे से बढ़ाते जाना है आपको। तो इसीलिए पाठ को यहाँ पर सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है और उसका विश्लेषण भी आपको करना है। आपके क्लास में आपके टीचर भी करते होंगे, तो वो भी आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। क्लासेस जो है रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, हर एक पार्ट में कौन से पात्र पर किस तरह यहाँ पर बात जो है किया जाता है, कैसे प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, वहाँ पर बोलते रहेंगे, उस सबको याद रखना है। फिर एग्जाम के समय में क्या करना है, आपको पूरे पाठ, टेक्स्ट बुक रखना बहुत ही ज़रूरी है, पूरे पाठ पढ़नी है और ग्रामर में भी जो भी नोट्स रहता है उसे अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। देखिए 10-10 बार पढ़कर रट्टा नहीं मारना है, बल्कि 1-2 बार ही पढ़िए, मगर पूरे ध्यान से मन लगाकर पढ़िएगा, जो आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में आप आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।